नमस्कार। इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे और इसमें हम क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर था ना, तो इसमें हम देख रहे थे कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए हैं उन्होंने किस आधार पर जो सरकार को आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, किस आधार पर वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है। पिछली वीडियो में हमने एडम स्मिथ के बारे में देखा था, एडम्स का वर्गीकरण देखा था। इस वीडियो में हम बेस्टेबल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी बेस्टेबल ने कैसे किया था और भी देखेंगे। सबसे पहले बेस्टेबल्स का क्लासिफिकेशन बहुत छोटा सा है, उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला बोला कि ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज से प्राप्त होती हैं उसको मिलती हैं, गवर्नमेंट को मिलती है, राज्य को मिलती है। राज्य का मतलब यहाँ देश से है, राष्ट्र से है, ठीक है। और जो कोर्ट फीस मिलती है, ठीक है, इसको एक पार्ट में रख दिया। और दूसरा उसने बोला जो टैक्सेस और पेनल्टीज़ मिलती हैं सरकार को आय के रूप में, उसको एक पार्ट में रख दिया। तो बेस्टेबल का एक बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है, हालांकि ये बहुत अच्छा वर्गीकरण नहीं माना जाता है, ये बिल्कुल एडम स्मिथ जैसा वर्गीकरण माना जाता है। इसके बाद सेलिगमैन्स क्लासिफिकेशन आता है। एग्ज़ाम्स में ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, या तो एक टॉपिक के ऊपर आपसे पूछ लिया जाएगा या फिर डाल्टन का वर्गीकरण आपसे पूछ लेगा, फेंडेले शिराज का वर्गीकरण आपसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सेलिगमैन्स क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो सेलिगमैन का क्लासिफिकेशन है पब्लिक रेवेन्यू का, वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इसने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला ग्रेट्विटस रेवेन्यू को उसने कहा, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं निःशुल्क आय। तो इस भाग में इसने उस आय को यानी रेवेन्यू को रखा जो जनता द्वारा सरकार को बिना जोर डाले, यानी बिना जोर ज़बरदस्ती के प्राप्त होते हैं, जैसे गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो विदेशों के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, जैसे कि WP हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ऐसे और भी हो गया, ठीक है, ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर मान लीजिए वहाँ से कोई इनकम प्राप्त होती है राज्य को, ठीक है, भारत देश को, तो वो भी इसमें आएगी। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सरकार को मिलता है, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। इससे सरकार ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इसको प्राप्त होने वाली आय है, ठीक है। और तीसरा है कंपलसरी रेवेन्यू, यानी अनिवार्य आय। कंपलसरी, वो लेना ही लेना है, उसको मिलना ही मिलना है। इसका मतलब हुआ ये ऐसी आय होती है जिसमें सरकार की मनमानी चलती है। इसका मतलब ये हुआ कि आम जनता ये जो रेवेन्यू है ये सरकार को देगी ही देगी, मना नहीं कर सकती है। जैसे टैक्स हो गया, फीस हो गया, फाइन हो गया, जुर्माना हो गया, ये एक आम आदमी जो सिटीज़न है वो सरकार को देगा जब उसके ऊपर लगाया जाएगा, इसीलिए इसको कंपलसरी रेवेन्यू बोला जाता है। अगला है डाल्टन्स क्लासिफिकेशन। तो डाल्टन ने जो पब्लिक रेवेन्यू है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करके हमें बताया। सबसे पहले टैक्स। अब टैक्स में भी कई बातों का उसने उल्लेख किया। टैक्स आप जानते हैं एक सरकारी जो रेवेन्यू होता है, जो सरकार सिटीजन्स पर लगाती है, जो उस देश के नागरिक हैं उस पर लगाती है, वो सरकार को वो प्राप्त होता है नागरिकों के द्वारा, और नागरिक उसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कंपलसरी रेवेन्यू होती है, उसको देना ही होता है। उसने टैक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें रखी, जैसे नॉर्मल टैक्सेस, ट्रिब्यूट एंड इंडेमनिटी। ट्रिब्यूट का मतलब होता है उपहार और इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। जब कभी युद्ध या कोई और कारण से ये उत्पन्न होता है तो हर्जाने के रूप में सरकार इसको लेती है। किससे लेती है? आम जनता से। तीसरा हो गया कंपलसरी लोन्स। कभी कभी ऐसे लोन्स होते हैं जो सरकार आम जनता से लेती है, आप कह सकते हैं ज़बरदस्ती लेती है, ठीक है, तो इसको कंपलसरी लोन्स के रूप में रखा जाता है। अगला है पेनल्टीज़। तो अर्थदंड जो हमारे देश की जो न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, वो लगाती हैं, वो भी जो क्लासिफिकेशन करता है डाल्टन, तो उसको भी टैक्स के अंतर्गत वो रखता है। दूसरे नंबर पे आता है प्राइजेस, यानी कीमतें।
सबसे पहले इसका मतलब समझिए। देखिए, कीमतों का मतलब क्या होता है? कीमतों में आप कह सकते हैं ऐसी आय यानी रेवेन्यू शामिल होती है जो सरकार जनता को प्रदान की जाने वाली जो विशेष सेवाएं होती हैं या वस्तुएं होती हैं, वो जो जनता को प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? सरकार प्रदान करती है। तो उसके बदले में हम लोग यानी आम जनता सरकार को देते हैं। तो सरकार ने हमें कोई विशेष सेवा दिया, जैसे हॉस्पिटल की सेवा दिया या पढ़ाई लिखाई की जो सरकारी स्कूल होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उसके बदले में जब हम पैसे देते हैं, उसको रेवेन्यू देते हैं, उसको ही प्राइजेस बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो होता है ना प्राइजेस, ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके सरकार आम जनता से या हम लोगों से नहीं लेती है। हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। अगर हम वो सर्विस प्राप्त करेंगे तो हम दे देंगे, नहीं प्राप्त करेंगे तो नहीं देंगे। ठीक है। अदर में और भी उसने अदर बेनिफिट्स में बहुत सारी चीज़ों को रखा, जो कि आप यहाँ पर जो नीले में लिखा है इसको पढ़ सकते हैं। जैसे स्पेशल असेसमेंट हो गया और अन्य भी हो गया। मान लीजिए लोक व्यय जो हो रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए सरकार कभी कभी नए पत्र मुद्रा छापती है, यानी नए नोट छापती है। तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी रेवेन्यू वगैरह हो गया वो उसी में रखता है। ठीक है। अगला है फिंडरे शिराज क्लासिफिकेशन। ये काफ़ी अच्छा क्लासिफिकेशन है, बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। सबसे पहले उसने कहा टैक्स रेवेन्यू यानी कर आगम। इसके अंतर्गत उसने टैक्स को रखा, स्पेशल असेसमेंट को रखा और फीस को रखा। एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जो टैक्स होता है वो सरकार को जनता के द्वारा प्राप्त होता है और ये अनिवार्य भुगतान होता है, यानी कंपलसरी रेवेन्यू होता है या कंपलसरी पेमेंट होता है जो आम जनता सरकार को करती है, क्योंकि सरकार ने उस आम जनता पर लगाया है, जिसके बदले में कोई ज़रूरी नहीं है कि या फिर प्रत्यक्ष लाभ सरकार आम जनता को नहीं देती है। ये टैक्स हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेशल असेसमेंट की। स्पेशल असेसमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेष कर निर्धारण, है ना। स्पेशल असेसमेंट इसको बोलते हैं विशेष कर निर्धारण। इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए सरकार ने आपके गांव में कुछ ऐसा व्यय किया, यानी खर्च कर दिया, रोड बनवा दिया, पुल बनवा दिया, जिससे आपकी ज़मीन की कीमत या आपके जो खेत खलियान है ना, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब जब सरकार वो जो ज़्यादा संपत्ति के मूल्य जो आपके बढ़ गई है उस पर अगर टैक्स लगाएगी तो उसको ही स्पेशल असेसमेंट कहा जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अगला है फीस। फीस का मतलब होता है सरकार जो हमें सेवाएं प्रदान करती हैं या है ना, सेवाएं प्रदान करती हैं, उसके बदले में जब हम सरकार को पैसा देते हैं तो उसको फीस बोला जाता है। वो हमको सेवा दे रही है, हम उसको फीस दे रहे हैं। दूसरे पार्ट में इसने नॉन टैक्स रेवेन्यू को रखा, यानी इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रीज या इनकम फ्रॉम रेलवे या इनकम फ्रॉम मिंट का मतलब जहाँ पर सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं। और इसी में नॉन टैक्स रेवेन्यू में उसने क्या क्या रखा? इनकम फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इनकम फ्रॉम कॉलेज, है ना, इन सब से जो आय प्राप्त होती है इसी में रखा। और इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन्स को भी इसने नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखा। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छा माना जाता है, काफ़ी ठीक ठाक माना जाता है। तो यह आपने देखा आज की वीडियो में कि जो पब्लिक रेवेन्यू होता है इसमें बेस्टेबिल, सेलिगमैन और डाल्टन के साथ साथ फिंडले शिराज का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से उसने किया था, जिसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा फिंडले शिराज का लगा। आप और इसके बाद अगर लगा तो सेलिगमैन का भी अच्छा खासा क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।